नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इसके वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये स्पेशल मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ दिया था आपका क्लिनिकल, जो आपका डॉक्टरों का थर्मामीटर होता है उसके बारे में। ठीक है, हमने फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ा था, आपने केल्विन के बारे में पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस के बारे में पढ़ा था और काफी चीजें हमने पढ़ी थी। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको हिंदी माध्यम व इंग्लिश माध्यम, आप जो भी माध्यम में पढ़ना चाहें, साथ में क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रयोगशाला तापमापी हमें आज पढ़ना है। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमान संख्या चित्र 7.3 में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकती है। कांच के मुंह बंद वाली लंबी, ये देखिए इस प्रकार का तापमापी आपको मिलेगा भी। ये दिख रहा ना आपको, ये वाला इस प्रकार का तापमापी आपको मिलेगा भी। क्यों होते हैं? कांच की मुंह बंद वाली लंबी सर्करी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। मतलब एक का आपको पतला क्या मिलेगा? स्तंभ मिलेगा। तो ये बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित है कि आपका, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये देखिए कि आपका नली के साथ ये स्तंभ अंकित है भी, स्केल अंकित है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ में नली में बढ़ता है घटता है। सेल्सियस स्केल वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष मेल खाता है, वह ताप का पाठ्यांक होता है। इसने कहा कि जैसे ही तापमान घटेगा ना, तो ये द्रव है ना, इसकी जो वैल्यू है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपका थर्मामीटर हो गया, ठीक है, यहाँ ये स्केल है, तो ये द्रव स्तंभ है। तो तापमान के साथ इसका जो लेवल है ना, कम या ज्यादा होगा, वहां से हमको क्या करना है? मेजर करना है तापमान कितना है कितना नहीं। आजकल आपके डिजिटल तापमान आ चुके हैं, वो चीज हम यहाँ से आसान हो जाती है। प्रयोगशाला तापमापी प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए प्राय लाल रंग से मिश्रित होता है। तो इसने कहा कि जो आपका द्रव होता है ना, इसके अंदर वो क्या होता है कि सामान्यतः अल्कोहल क्या है, या तो अल्कोहल मिलेगा या फिर पारा होता है भी। चीजें क्लियर हुई? क्यों? देखने की सुविधा के लिए प्राय लाल रंग से इसको मिश्रित किया जाता है, लाल रंग का होता है। ये चीज आपको समझ, ताकि आराम से दिख जाए। जो रीडिंग होगी ना लाल रंग की, वो आपको बिल्कुल आराम से दिख जाएगी, वरना अगर और कैसी रीडिंग हो तो आपको दिखेगा नहीं। तो उसके अंदर क्या, या तो अल्कोहल मिलेगा या पारा मिलेगा। ये चीज क्लियर हुई? आइए अवलोकन करें, आइए एक एक्टिविटी हम करते हैं। आप दिए गए प्रयोगशाला तापमानी का ताप परिसर ज्ञात कीजिए। ताप परिसर क्या होता है कि एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित यह कितना न्यूनतम माप सकता है, सबसे कम कितना उस पे माप पे। जब आप स्केल देखोगे ना, तो आपने देखा कि सबसे कम तो उसका 10 डिग्री है। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम कितना है? अधिकतम माप लिया हमने 60 डिग्री कि 60 डिग्री सेल्सियस, या 160 कर लीजिए कि 160 डिग्री सेल्सियस ये माप सकता है। अतः इस तापमापी का परिसर क्या है? अधिकतम माइनस न्यूनतम, कि आपका 160 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कितना? 150 डिग्री सेल्सियस आपका न्यूनतम है। सॉरी, इसका ये 150 क्या आ गया? ताप परिसर आ गया। अभी प्रयोगशाला उपयोग करते समय इसकी सावधानी से उपयोग करें। यदि ये कठोर वस्तु से टकराया जाए तो टूट सकता है। इसे बल्ब से पकड़ कर न उठाएं। बल्ब मतलब अगले वाला भाग है ना, उससे पकड़ के इसको न उठाएं, ये टूट सकता है। बहुत ज्यादा ये कांच का बना होता है। अब चित्र 7.3 दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसका प्रेशर बता सकते हैं? इसका प्रेशर -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसका वैसे भी निकाल सकते हैं कि -10 और 10 कितना आ जाएगा? लगभग 120 डिग्री सेल्सियस। कितना? 120 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रेशर -10 से 110 भी आप लिख सकते हैं। अब तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम मान ताप का मान ज्ञात करते हैं भी, कि सबसे कम तापमान कितना ये मेजर कर सकता है। पुनः वही प्रयोगशाला तापमान जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप किया था, उसका अवलोकन कीजिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना? दो बड़े चिन्ह है ना, दो आपको वहां बड़े चिन्ह मिलेंगे कि इस प्रकार के जो स्केल होंगे, उनके बीच में कितना अंतर है। ठीक है, तो दो बड़े चिन्हों के बीच में ताप का
अंतर कितना है? दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? अब देखिए कि यहाँ पे जैसे हमने 1 और 2 है, ठीक है, या फिर 1 है या फिर 5 है, सीधा क्या है 1 और 5, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है और बीच में इसके 5 हिस्से लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 हिस्सों में है, तो मतलब ये इन हिस्सों के बीच में क्या 1 डिग्री सेल्सियस है ना, तो वही आपका अलपतमांक इसका मान है 1 डिग्री सेल्सियस। छोटे से छोटा तापमान हम इस पे माप सकते हैं। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? तो हमने कर दिया कि इसके बाद में 1 और 5 डिग्री, कितना था 5 डिग्री, तो इनके बीच कितने भागों में संख्या है? वो 5 में थी। एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो पढ़ा जाने वाला तापमान 1 डिग्री सेल्सियस आपका इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बात उनका अंतर है उससे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चित्र 7 पॉइंट दर्शाया गया तापमापी के एक भाग का नेट से दिया गया 7 में 7.36 में दर्शाया गया, इसमें देखिए दर्शाया गया। अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, इस साइड ध्यान दीजिए भी। क्या अब तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अधिकतम मान बता सकते हैं कि ये देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है? 30 और 40, ठीक है, 10 और 20, 10 20 20 30, अंतर कितने का है? 10 का। 10 और 20 के मध्य तापांतर है 10 डिग्री सेल्सियस का। साथ ही इन दोनों के चिन्हों के मध्य कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। कितने हैं? 10 भाग। एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बटे 10, जितने का अंतर है ना और जितना भाग है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो अंतर कितने का था? 10 डिग्री सेल्सियस का, और एक भाग कितने थे? 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम मान है उसका 1 डिग्री सेल्सियस है। अतः एक छोटे भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य तापमापी द्वारा पढ़ाया जा सकने वाला अधिकतम मान जो आपका है कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे आपको निकाल लेना है। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। पहले आप देख लीजिए कि वो भाग क्या दिखाता है। भी एक पॉइंट वो आपका क्या दिखाता, हो सकता है कि वो 2 भी दिखा दे भी, ठीक है, 2 5 10 में हो, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। कैसे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपका जो तापमापी रीडिंग वाला मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री है और यहाँ पे 20 है, और इसके बीच में जो भाग है वो सिर्फ कितने हैं? 5 है। तो आप देखें अंतर कितने का? 20 डिग्री का, सॉरी 10 डिग्री का, भाग कितने हैं? 5, तो कितना आ गया? 2 डिग्री। तो मतलब यहाँ अगर कोई निशान आ गया ना, आपका कॉलम आ गया, तो इसका मतलब वो 2 डिग्री 12 डिग्री है। क्या है? 12 डिग्री। कभी इसको 11 12 13 14 ऐसे पढ़ते जाओ, तो इस प्रकार आपको निकालना है कि ये भाग तक कितने भाग तक है ये भी, ठीक है। 10 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा आपका, यहाँ तक आता है। एक भाग कितना है? 2 डिग्री का, तो यहाँ से आपको भाग का मान निकालना चाहिए कि एक भाग कितने डिग्री टेम्परेचर को मेंशन करता है। आगे बात आपको समझ में। यहाँ आपने सीखा किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही आपने यह भी सीखा कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अधिकतम मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रयोगशाला तापमान से तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि जान लीजिए कि हम उसको प्रयोग कैसे करेंगे तापमान को। ये देखिए भी, जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबाया जाता है तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हमें इसका तापमान मापना है इस जल का, तो हमें क्या करना है कि ये आपका जल को ही टच करना चाहिए और किसी भाग को, न तो आपको बीकर को न और किसी को टच करना चाहिए भी, न इसकी दीवारों को न दीवारों को भी। चित्र 7.4 की बातें ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, ना तो ऐसे दबना चाहिए ना ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट, जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो या ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। अगर हम इसका तापमान पढ़ना, तो ऊपर वाला बल्ब है ना, ये वाला दिख रहा है, ये पूरी तरह जल में डूबा हुआ होना चाहिए, तभी हम इस जल के तापमान को मेजर कर सकते हैं। तापमापी पढ़ते समय आग की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर में सीध में होना चाहिए। अब आपको क्या देखना है कि जो द्रव का जो स्तंभ है ना, वो आपको देखना, जब उसको आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये आपकी आंख बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप
ये देखिए रेड है ना, रेड ये वाला दिख रहा होगा आपको, रेड यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे रेड कि ये है। आपकी स्थिति बिल्कुल इसके सीधी में होनी चाहिए। आप अगर ऊपर से इसको मेजर करेंगे ना तो ये रीडिंग पढ़ लेंगे, आप नीचे से करेंगे तो आप ये रीडिंग पढ़ लेंगे। आपको एक्यूरेट के लिए बिल्कुल आंख इसके सीधे में होनी चाहिए। ये सावधानियां आपको बरतनी है, ये सावधानियां आप बरत लेंगे। ठीक है, तो ये गर्म जल का ताप मापन था, ये बीकर है आपका, ये गर्म जल है। आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आइए किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लेते हैं। तापमापी इस प्रकार डुबाइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। ये आपको पता है कि इस प्रकार से में रखना है। तापमापी में द्रव स्तंभ को चढ़ना देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना नष्ट कर दे भी। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा कि एक आपको बीकर लेना है, बीकर मतलब एक बर्तन लेना है, उसमें गुनगुना पानी आपने थर्मामीटर डाला, तो ये इसका जो स्तंभ था ना, ये इस प्रकार से चढ़ना स्टार्ट हुआ और आपको इंतजार करना है एक जगह पे रुक जाए। ज्यादा इंतजार मत करना वरना पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं द्रव स्तंभ गिरने लगता है। तो इसने कहा जैसे ही आपने बाहर निकाला ना इसको पानी से बीकर से, ये गुनगुना पानी था, तो जो ये स्तंभ था ये क्या है, नीचे आने लगता है। नीचे आने का मतलब कि बाहर का तापमान कम है। चीजें क्लियर हुई? तो क्या हम प्रयोगशाला तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु प्रयोग में ला सकते हैं? ये चीज आप अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल ला सकते हैं और उसकी रेंज का है। तो इसका अर्थ है किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। तापमापी का ये हो गया कि जब वो जल में डूबा हुआ हो तभी हम उसका नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम शरीर के का तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपके शिक्षक द्वारा नीचे दी गई दो प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित की गई। आप बारी बारी से अपने करके दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए, दोनों तापमापियों के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या क्या है? ये बर्फ का तापमान है और ये उबलते हुए जल का तापमान है, आपको नोट करना है। अपने टीचर की उपस्थिति में आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, और एक बार आपने नोट कर लिया फिर दोबारा से 1 घंटे बाद इसका उसका नोट करना है कि इसका तापमान आपका किस प्रकार से बढ़ रहा है घट रहा है। ये चीजें आपको नोट करनी है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी का इसका तो तापमान क्या हुआ, ज्यादा होगा, इसका तापमान भी और ज्यादा होता है क्योंकि बर्नर अगर जब तक जलता जाएगा ना गर्म होता जाएगा। लेकिन आपको इसको गर्म करके छोड़ दिया, फिर आप कुछ समय बात करेंगे ऊपर से और इतनी देर ठंडा होना स्टार्ट होगा, इसका कम होगा, अगली यूनिट में इसका ज्यादा होगा। फिवान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलोंग में फिवन और के सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के पाठ्यांक तालिका 7.2 में देखिए भी ये अलग अलग आएंगे 97.8, 98.1, 97, 98, 98. भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। आपने तुलना कर दी। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है? अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का तरीका सही नहीं अपनाया गया, शायद उन्होंने कुछ न कुछ तरीका गलत अपनाया। किसी ने रीडिंग लेते समय गलती कर दी, किसी ने नीचे से देख लिया, किसी ने ऊपर से देख लिया, किसी ने साइड से देखा। ठीक है, अब हमें मापना वायु का ताप। क्या नापना है? वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा भी इस प्रकार का। ठीक है, ये आपका होता है जैसा कि चित्र 7.5 में दिखा है, वो दीवार पे फिट होता है। अभी ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं, इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। ये रूम का क्या आपका तापमान बताते हैं, इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्र और टीवी के समाचारों में इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इससे प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी दी जाती है। तो क्या मौसम पूर्वानुमान भी होता है कि अधिकतम तापमान इतना होगा, न्यूनतम तापमान ऐसा होगा, तो इससे भी हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान का पता कर सकते हैं। आइए विश्लेषण करें, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। आपने रिपोर्ट पढ़ी। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की तालिका 7.3 को अंकित कीजिए।
तालिका 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। आइए भी यहाँ हमने दिनांक लिख दी एक इतनी तारीख को। अधिकतम तापमान कितना था, न्यूनतम वायु तापमान, वायु तापमान ही होता है वो जो मेजर करते हैं। हम मान लेते हैं 16, ये 17, ये 15, ये आपका 20 हो गया, ये 14 हो गया, ये 18, ये आपका 13 और ये आपका हो गया 17। तो इस प्रकार से अधिकतम मिलेगा आपको, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये आपको यहाँ लिखना था अधिकतम वायु तापमान मतलब ज्यादा, और न्यूनतम आपको यहाँ लिखना था। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतम वाले में, न्यूनतम वाले में क्या आएगा कम, अधिकतम वाले में क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो ये चीज कर दोगे आप, चलो ठीक है। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे? क्योंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रायः ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्य तापमान ग्रीष्म ऋतु निकटाती तापमान बढ़ता है, और जैसे जैसे शीत ऋतु आती है तापमान घटता है। ये कहता है कि ये जो तापमान है ना सदा एक जैसे नहीं रहते भी, ठीक है, कि जैसे आपका अगर गर्मी की ऋतु आ रही है ना तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, यदि सर्दी की ऋतु आने वाली चीजें घटती जाएंगी। एक महीने तक आप नोटिस करना, बीच में बारिश होगी उसका अलग इफेक्ट है, ठीक है। वायु ताप मापन की कई विधियां, मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के में लाया जाता है। और भी बहुत सारे कारक है मौसम प्रभावित करने के लिए, लेकिन आपका वायु ताप है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट है उससे परिचय करवा देते हैं अनामनी से। जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि गलत मेजरमेंट करने से अच्छा है, कि गलत मापन से अच्छा है कि आप कोई मापन करे ही नहीं, अगर आपको कोई चीज ढंग से मापनी नहीं आती तो। अनामनी एक भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। अभी उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार किया और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल हो गया है। देखिए कितनी सारी खोज की, और इन्हें भारत की क्या कहा जाता है, ये चीज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना कि भारत के मौसम विदुषी, ठीक है, मौसम विदुषी मतलब विद्वान कहा जाता है अनामनी को भी, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी खोज की जिसके कारण भारत जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत आगे बढ़ पाया है भी। तो ये आपका अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये लेसन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।